तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपने व्याधिकरण तत्पुरुष समास की समस्त सिद्धियां कर ली हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष को समझ लीजिए, क्योंकि व्याधिकरण तो हो चुका है और अब हम समानाधिकरण शुरू करेंगे। तो इससे पहले समझ लीजिए, वैसे तो मैंने जो तत्पुरुष या सभी समासों के जो वीडियो संक्षिप्त रूप में समास विग्रह आदि पहचान आदि के साथ बनाए थे, उन सब में ये सब समझा दिया गया था, लेकिन सिद्धियों के अंतर्गत भी एक बार समझ लीजिए, जिससे सिद्धियां आसान हो जाती हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, ये दो भेद हो गए। व्याधिकरण तत्पुरुष समास वो समास होते हैं जब दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। वे अधिकरण यानी कि विभिन्न, जिनके आधारों, जिस समस्त के आधार विभिन्न हों, यानी विभिन्न विभक्तियां हों, अर्थात एक से अधिक हों, उन्हें हम व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि ये वि अधिकरण यानी आधार और वि यानी विभिन्न। जैसे कि कृष्णाश्रित, जो कि आपने द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों के, यानी विभक्ति तत्पुरुष समास नाम दिया था मैंने उनको, जबकि वो व्याधिकरण तत्पुरुष समास होते हैं। लेकिन समझने के लिए अगर आप उन्हें विभक्ति तत्पुरुष समास कह देंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें सभी विभक्तियां आ जाती हैं। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का उसमें प्रयोग होता है और समास करते समय उनका लोप हो जाता है। तो जैसे कि कृष्ण आश्रित को जब आप कर रहे हो तो इसमें क्या क्या है? कृष्ण पर आश्रित। यदि आपने कारक पढ़ लिए हैं, कारक आपको अच्छे से समझ में आते हैं, चाहो तो उनका लिंक पूरी प्लेलिस्ट का मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और चाहे तो अलग से एक बार कारक पुनः आरंभ कर देंगे। तो कारक में क्या है? श्रितातीत पतिगत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, इस तरह से समझाया हुआ भी है। इन शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो श्रित के कारण यहाँ कृष्ण में द्वितीय व्यक्ति ही आएगी, यानी कृष्ण पर आश्रित, सप्तमी नहीं आएगी पर होते हुए भी। तो कृष्ण अं और श्रित सु। अब आप देख रहे हो दो पद हैं, कृष्ण और श्रित। कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, जबकि श्रित में सुविभक्ति लगी हुई है, यानी कि प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। तो इस तरह से देखा जाए तो जब दोनों पदों में, समस्त पद के दोनों पदों को जब आप अलग करोगे तो पाओगे कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां लगी हुई हैं। तो ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास तो पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं तत्पुरुष के दूसरे भेद, यानी कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास पर। जब दोनों पदों में समान विभक्ति हो, समान आधार हो दोनों ही पदों का, तो उसे हम समान आधार यानी कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कृष्ण सर्प है, अब कृष्ण सर्पः ये होगा ऐसा, यानी काला सांप, क्योंकि ये क्या होगा? विशेषण विशेष्य आदि हैं। तो विशेषण और विशेष्य की विशेषता ये होती है कि विशेषण का लिंग वचन भी वही होगा, या उपमान उपमेय को लेंगे तो उनका दोनों का लिंग वचन एक ही होगा। तो जो लिंग वचन विशेष्य का है वही उसके विशेषण का होगा। तो सांप कैसा है? काले रंग का है, तो इसलिए विभक्तियां भी दोनों में समान होंगी, तो ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कृष्णसु, कृष्णः सर्पः, ये इसका कृष्ण च असौ सर्प, इस तरह से आएगा। इसका जब हम विग्रह करेंगे तब लौकिक विग्रह, और लेकिन इसका जो अलौकिक विग्रह है वो होगा कृष्णसु सर्पसु। व्याधिकरण तत्पुरुष समास की का विग्रह आदि यानी सिद्धियां करने में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको कारक ठीक से नहीं आते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सातों विभक्तियों का प्रयोग होता है। जबकि समानाधिकरण में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही विभक्तियों में आपको समान विभक्ति लगानी है। जो विभक्ति पीछे लगी हुई है वही विभक्ति दोनों की हो जाएगी, जो वचन पीछे का है वही वचन दोनों का हो जाएगा। तो कृष्ण सर्पः, तो कृष्णसु सर्पसु, ये हो गया दोनों पदों में समान। कोई भी विभक्ति लग सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी, सप्तमी तक, पहली से सप्तमी तक कोई भी विभक्ति लगी होगी, लेकिन शर्त ये होगी समानाधिकरण में कि दोनों ही पदों में वही विभक्ति होगी जो एक पद में होगी, जो अंतिम पद में होगी वही विभक्ति पूर्व पद में भी होगी। तो इसे इस तरह से, जैसे कि उदाहरण के लिए हम कर्मधारय समास को लेते हैं। कर्मधारय समास यानी तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी हैं। व्यक्ति तत्पुरुष नाम तो मैंने दिया ही है, कर्मधारय है, द्विग है, न तत्पुरुष है, प्रादि तत्पुरुष है,
अन्य आ रहे हैं। तो कर्मधारय समास को समझ लेते हैं। तो कर्मधारय समास यानी कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तत्पुरुष के जिस समस्त पद की विभक्तियों का आधार समान होता है, तत्पुरुष के जिस समस्त पद के, तत्पुरुष समास के जिस सामासिक पद के या समस्त पद के दोनों पदों को जब आप अलग करोगे तो उन दोनों का आधार जब समान होगा, यानी दोनों में ही जब समान विभक्तियों का प्रयोग हो रहा होगा, तो इसका मतलब वो कर्मधारय समास है। तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। अब कर लेते हैं सिद्धि। अब कर्मधारय के भी अलग अलग भेद हैं या अलग अलग रूप कह सकते हैं, भेद न कह के आप उसे रूप कह सकते हैं। जैसे कि उपमानानि सामान्य वचनई, सामान्य रूप से उपमानानि यानी उपमानों के पूर्व पद में होने पर भी कर्मधारय समास कहा गया है। यानी कि किसी समस्त पद का पूर्व पद यदि उपमान है और उत्तर पद उपमेय है तो सामान्य रूप से उसे भी हम कर्मधारय समास कहेंगे। तो उसको समास किससे करेंगे, वो सिद्ध किससे करेंगे कि वो कर्मधारय समास है, वो इस सूत्र से करेंगे, उपमानानि सामान्य वचनई। उदाहरण के लिए ले लिया हमने घनश्याम, यानी घन एव श्याम, यानी बादलों के जैसा काला, बादलों के जैसा काला अर्थात घनश्याम। अब ये घनश्याम जो है ना, ये बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो अर्थ जाएगा वो कृष्ण की तरफ जाएगा। बहुब्रीहि भी है, पुल्लिंग में भी है, और साथ ही ये कर्मधारय समास भी हो रहा है। तो प्रश्न ये उठेगा कि अब इसे कर्मधारय कहें या बहुब्रीहि कहें। तो सीधी सी बात है, ये आपके केवल विग्रह पर डिपेंड करेगा कि आप इसे बहुब्रीहि की भांति विग्रह कर रहे हो तो इसे बहुब्रीहि हो जाएगा, और यदि कर्मधारय की भांति कर रहे हो तो बादलों की तरह काला कुछ भी हो सकता है, किसी भी रंग को कह सकते हैं। तो घन एव श्यामः, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया इसका लौकिक विग्रह। तो इस लौकिक विग्रह से अब अलौकिक विग्रह क्या होगा, अलौकिक विग्रह होगा श्यामः, यानी उत्तर पद में अर्थात दूसरे पीछे वाले पद में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, तो आगे वाले में भी अब प्रथमा ही लगेगी। तो जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो विभक्तियां तो लगाते नहीं हैं, तब हम क्या लगाएंगे, उसका प्रत्यय लगाएंगे। उस विभक्ति का प्रत्यय क्या होगा, सु, यानी प्रथमा का प्रत्यय क्या है, सौजस से सु, औजस अम औटस तो सु है, तो घन सु श्याम शु, ये हो गया इसका अलौकिक विग्रह। अब तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय तथा उपमानानि सामान्य वचनई। आप चाहें तो इसको ना लिखें, केवल इस सूत्र से भी आप इसे समास सिद्ध कर सकते हैं। तो उपमानानि सामान्य वचनई सूत्र से उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास हो गया। उपमान पूर्व पद मतलब कर्मधारय समास का भेद हो गया। कौन सा भेद हो गया, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। किस सूत्र से हुआ, उपमानानि सामान्य वचनई, इस सूत्र से उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास हो गया। आप चाहें तो उपमान पूर्व पद ना लिखे, क्योंकि ये इसमें आ ही रहा है इस सूत्र के अंतर्गत, खाली ये भी लिख सकते हैं उपमानानि सामान्य वचनई से कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि इसमें उपमान है। जब ये समास सिद्ध हो गया कि ये समास है, तो फिर कृतज्ञ समासश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से सु आदि विभक्तियों का लोप हो जाएगा, तो शब्द बनेगा अब घनश्याम। लोप होने के बाद एक देश विकृत न्यायत्वा सूत्र से पुनः विभक्ति कार्य किया जाएगा, विभक्तियां लगाई जाएंगी। एक पद होने के बाद घनश्याम में सु लगा दिया फिर से, और सु का ऋतु विसर्ग हो करके घनश्याम ये शब्द सिद्ध हो गया, ये समास सिद्ध हो गया। आगे कर्मधारय समास के और उदाहरणों की सिद्धि के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें नहीं किया है तो, और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें जिसमें कर्मधारय समास के अन्य उदाहरणों की सिद्धि के साथ द्विग समास को भी आरंभ कर दिया जाएगा। धन्यवाद।